हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ठीक है, कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या उसके लिए हम टेस्ट सैंपल यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं हम लोग किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, माइल्ड स्टील को हम लोग और क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील को हम लोग कहते हैं Fe250। ठीक है, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसे हम कह सकते हैं माइल्ड स्टील के लिए या फिर Fe250 के लिए या फिर हम लोग डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीनों ही चीज़ सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील Fe250 या फिर डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब सबसे पहले बात आती है कि डक्टाइल मटेरियल होता क्या है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें टेंशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा कोई मटेरियल हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा या फिर क्या कह सकते हैं उसे परमानेंट डिफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कब तक, अपने फेलियर के पहले तक। ठीक है, अप टू फेलियर या बिफोर फेलियर वो क्या करता है, जितना हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देता है या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सस्टेन अ लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड बिफोर और अप टू फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर होने से पहले तक वो जितना ज़्यादा कोई मटेरियल डिफॉर्म होता है वही उतनी ही उसकी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। ब्रिटल मटेरियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल हमें लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं देता। अगर हम उसमें लोड लगाते हैं, ठीक है, टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो क्या होगा, सीधे फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें वो हमें डिफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल। लेकिन डक्टिलिटी क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, पहले वो हमें डिफॉर्मेशन देगा, उसके बाद फिर वो फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए, माइल्ड स्टील के लिए जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम लोग एक स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है, वो स्पेसिमेन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का स्पेसिमेन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसमें स्पेसिमेन होता है। ठीक है, इस स्पेसिमेन को हम लोग क्या कहते हैं, डम्बल शेप स्पेसिमेन या फिर डॉग बोन स्पेसिमेन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, डम्बल शेप स्पेसिमेन या फिर डॉग बोन स्पेसिमेन हम लोग इसे कहते हैं। अब ये वाजल इसमें ये देखिए, ये जो लेंथ होता है इसे हम क्या कहते हैं, गेज लेंथ। इसे हम क्या कहते हैं, गेज लेंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहीं से, ये देखिए यहाँ पर आपको जॉ दिख रहे होंगे, फिर वो स्लाइटली कर्व होते हुए यहाँ पर पतला हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, गेज लेंथ। अब क्या करते हैं, जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अच्छा ये टेस्ट किस में किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है यूटीएम मशीन में। ठीक है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका इमेज। ठीक है, ये जो होता है ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, आपको इमेज दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें दो जॉ बने हुए हैं, तो ये तो दोनों जॉ होते हैं। ठीक है, ये अभी इस तरीके से रखा हुआ है। इस मशीन में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से ये जो जॉ हैं इसके वो फिट हो जाते हैं और इसमें टेंसाइल लोड लगना स्टार्ट होता है। ओके, अब ये गेज लेंथ क्या होता है, अब जब इस गेज लेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस स्पेसिमेन में जब हम टेस्ट करते हैं तो ये जो गेज लेंथ होता है यहीं पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई आप सभी को। ठीक है, तो ये स्पेसिमेन हो गया। इस स्पेसिमेन को क्या बोलते हैं हम लोग, डंबल शेप स्पेसिमेन या फिर डॉग बोन स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, किस में टेस्ट करते हैं हम लोग इसे, यूटीएम मशीन में। यूटीएम मशीन की मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये जा करके ये जॉ उसमें फिट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप इसका वर्किंग। ओके, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, यूटीएम मशीन में इस स्पेसिमेन को फिट कर दिया है। ठीक है, फिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेंसाइल लोड लगाना स्टार्ट करते हैं। टेंसाइल लोड मतलब जैसे ये स्पेसिमेन है मान लीजिए, तो मैं इसे क्या करूँगा, खींचना चालू करूँगा। ठीक है, इसे इस तरीके से खींचना चालू करूँगा तो ये टेंशन हुआ, अगर दबाता तो मैं क्या हो जाता, कंप्रेशन। ठीक है, लेकिन दबाना नहीं है, हमें इसे खींचना है। ठीक है, इसकी डक्टिलिटी, ये डक्टाइल मटेरियल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो जो इसमें फेजेस आएंगे उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर्व ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुई यहाँ तक की चीज़ें। अब देखिए, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये ओरिजिन पॉइंट होगा, ये कर्व है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। अच्छा, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे क्यों लिए, क्योंकि
स्ट्रेन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और स्ट्रेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन लिए और वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस लिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट होंगे। अब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन जो हमारा डायग्राम है या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ए, ठीक है। अब इस ए पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस ए पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हम लोग कहते हैं। अब इस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखिए हम लोग पढ़े थे ना हुक्स लॉ, है ना, हम लोग पढ़े थे ना हुक्स लॉ इज़ वैलिड, ठीक है। हुक्स लॉ इज़ वैलिड यहाँ कहाँ तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट, ये हम लोग पढ़े थे, है ना। तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो यहाँ तक जो होता है क्या होता है, हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है। मतलब यहाँ इस पॉइंट तक का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब थोड़ा और हम इसमें लोड लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये कर्व ना स्लाइटली कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। स्लाइटली कर्व हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन स्लाइटली कर्व हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं इस मटेरियल पे अभी क्या कर रहा हूँ, टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। टेंसाइल लोड लगा कर मैं खींच रहा हूँ इस मटेरियल को, लेकिन इस लिमिट तक क्या होगा, अगर मैं लोड हटा दूंगा तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। कोई मटेरियल है जिसे मैंने क्या किया, कोई मटेरियल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मटेरियल मैंने उसे खींचा और फिर क्या किया, छोड़ दिया। तो जब कहाँ तक, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक उसे खींचा और छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, अपने शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। तो हमारा हुक्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे, हुक्स लॉ एक पर्टिकुलर मैंने टॉपिक बना करके हुक्स लॉ का डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट तक और इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा अपर यील्ड पॉइंट, ये सी डैश, सॉरी ये मिलेगा हमें सी। सी क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट। अब इस अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अच्छा यील्डिंग मतलब क्या होता है वो बताइए। यील्डिंग मतलब क्या होता है, यील्डिंग मतलब होता है अंडर द सेम लोड हमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अंडर द सेम लोड हमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर से मटेरियल अपना बिहेवियर यानी नेचर अपना चेंज करना शुरू कर देगा। मतलब ये इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है हमारा इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट इलास्टिक से प्लास्टिक होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी से वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी में जाना स्टार्ट कर देगा इस यील्डिंग पॉइंट से। अब देखिए कुछ थोड़ा सा समझते हैं इसे। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रेस, हम लोग एक्चुअली में स्ट्रेस का फॉर्मूला होता क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारा रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है डिवाइडेड बाय एरिया, जिसे हम लोग लिख देते हैं P/A। क्यों लिखते हैं P/A, क्योंकि मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई स्पेसिमेन है, इस पर मैंने क्या किया, लोड लगाया। लोड लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, कुछ रेजिस्टिव फोर्स आएगा, ठीक है। इसमें कुछ रेजिस्टिव फोर्स आएगा, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, वो क्या करेंगे, इस फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाता है, P = R के बराबर हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, P = A। लेकिन इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। जैसे जैसे मैं और लोड बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, ये P की वैल्यू को मैं बढ़ाते जाऊंगा, ये P है, मैं लोड और बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कुछ आपस में, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए हैं। जब मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग होते जाएंगे और ये रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और ये P की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक सर्टन लिमिट तक ही क्या होगा, P = R होगा। लेकिन जब मैं लोड को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाऊंगा, ग्रेजुअली मैं लोड को बढ़ाते जाऊंगा तो ये एक लिमिट तक ही तो सहेगा, एक लिमिट तक ही तो रेजिस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन के कारण पास पास थे, अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाएंगे तो रेजिस्टिव फोर्स इसका डिक्रीज होने लग जाएगा, ओके। मतलब क्या होगा, अभी तक क्या था, जब तक P = R था, मतलब क्या था कि जैसे ही मैं लोड हटा रहा था तो ये क्या हो रहा था, अपने शेप को रीगेन कर रहा था। लेकिन जैसे ही फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और रेजिस्टिव फोर्स कम हो जाएगा, मतलब अप्लाइड लोड ज़्यादा हो जाएगा और रेजिस्टिव जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स है
वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही रेजिस्टिव फोर्स डाउन होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू भी कम होने लगेगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अब वो अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा। ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें, अच्छा अब एक सर्टन पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा, अब जैसे ही ये दूर दूर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, जैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, मैं लोड नहीं भी बढ़ाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, उसी लोड पे मुझे डिफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लगेगा। यही क्या होता है, यील्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है अपर यील्ड पॉइंट। फिर यहाँ पर क्या आता है, सडन ड्रॉप डाउन आता है, ये होता है सी डैश। ये क्या होता है, सी डैश। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ अच्छा ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट। अब इसी हम क्या कहते हैं, एफ वाई, यानी इसे हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, अच्छा जब ये था यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं या फिर डिज़ाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सी डैश आता है लोअर यील्ड पॉइंट, इसे हम लोग क्या लेते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेस भी लेते हैं और यील्ड स्ट्रेस के रूप में भी लेते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि हमने अपर वाले को क्यों नहीं लिया, लोअर वाले को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जैसे ही ये यील्ड पॉइंट आता है उसके बाद ये सडन ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ यील्डिंग होते रहती है, लेकिन यहाँ पर आकर के यील्डिंग स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाला जो लोअर यील्ड पॉइंट आता है उसे हम लोग एज अ डिज़ाइन स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन आपका स्ट्रेन बढ़ते रहेगा एक सर्टन पॉइंट तक का। ठीक है, सी डैश से लेकर के डी तक का। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, स्ट्रेस हमारा कांस्टेंट हो गया। ये देखिए स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ओके ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से कर्व बनता है और यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है ई, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है ई, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, इस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, मतलब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, लोड और बढ़ाया। अभी क्या था, हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो इधर उधर थे। ठीक है, कुछ अट्रैक्शन के कारण कुछ जुड़े हुए थे, कुछ दूर हो रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, फोर्स को और बढ़ाया। ठीक है, मैंने और उस स्पेसिमेन पे फोर्स को बढ़ाया, तो अब मुझे क्या पता चलता है, ये अल्टीमेट पॉइंट, मतलब जो मेरा मटेरियल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही स्ट्रेस झेल पाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेस वो नहीं झेल पाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही स्ट्रेस झेल पाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेस अब वो नहीं झेल पाएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट भी कहते हैं या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, किसी मटेरियल का। फिर क्या होगा, यहाँ और नीचे फिर वो इसका स्ट्रेस डाउन होने लगेगा और यहाँ पर हमें ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो एरिया होता है सी से डी का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक जोन। और ये जो एरिया होता है डी से ई तक का, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है, याद रखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का चीज़। और फिर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू देखिए, अल्टीमेट पॉइंट के बाद क्या होगा, मतलब हमारा मटेरियल इतना ही स्ट्रेस झेल सकता है। इसके बाद से क्या होगा, ये अल्टीमेट पॉइंट के बाद से क्या होगा, नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा नेकिंग क्या होता है, अब देखिए ये मटेरियल था हमारा कुछ इस तरीके का, हमारा स्पेसिमेन था। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा स्पेसिमेन था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का। अब मैंने क्या किया, इस पर टेंसाइल लोड लगाया, सॉरी हाँ मैंने इस पर क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया, मैं इसे खींच रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही खींचूंगा तो जब ये इस पॉइंट पे आएगा, ये देखिए अल्टीमेट पॉइंट पे जब आएगा तो इसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये आपका स्पेसिमेन जो है वो कुछ ऐसे आकर के यहाँ से ऐसे पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर और जब मैं इसे खींचूंगा तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका कोनिकल शेप में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है भाई, मैं इस स्पेसिमेन को मैंने यहाँ पर रखा, मैं इसे खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही ये अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुँचेगा तो यहाँ पर नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेकिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेकिंग कहते हैं। ठीक है, नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं इस लोड को और बढ़ा रहा हूँ, लोड और बढ़ाते जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर फ्रैक्चर या फिर फेलियर।
क्लियर है, समझ में आया। तो ये था कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए था, माइल्ड स्टील के लिए, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए, समझ में आया। ये यहाँ तक के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, हुक्स लॉ को वैलिड करता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, ये वाला पॉइंट होता है हमारा इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर मैं लोड को हटा दूं तो वो हमारा जो मटेरियल है वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है। ये क्या होता है, यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, मतलब क्या होता है, मेरा मटेरियल अपना प्रॉपर्टी चेंज करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है, इलास्टिक से वो प्लास्टिक में चला जाता है, ठीक है। ये वाला जो रेंज होता है सी डैश से लेकर के डी डैश तक का, सॉरी सी डैश से लेकर के डी तक का, इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्लास्टिक जोन। फिर और जो फोर्स मैंने बढ़ाया तो फिर क्या आता है, यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, इस पॉइंट टी पे अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ पर मतलब हमारा मटेरियल मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही स्ट्रेस झेल सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और मैं फोर्स लगाता हूँ तो स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी, मतलब वो अब उससे ज़्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा मटेरियल, ठीक है। नेकिंग मतलब क्या होता है, ये वाला जो देखिए, ये वाला हिस्सा कुछ डायमीटर था इसका, जैसे जैसे क्या हुआ, ये एक इस तरीके से पतला होने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो फेल हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर माइल्ड स्टील में क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर हमें स्पेसिफाइड यहाँ पर यील्ड पॉइंट मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पर, एक यील्ड पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ HYSD के लिए, ठीक है, HYSD के लिए, HYSD में कौन कौन सा आता है, FE 415 और FE 500 आता है कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेन आएगा, यहाँ पर स्ट्रेस आएगा। अब इसके लिए कोई स्पेसिफाइड इसके लिए आपको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, कुछ इस तरीके से ये होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0.2% ऑफ स्ट्रेन पे, ठीक है, 0.2% ऑफ स्ट्रेन यानी 0.002 पे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पर इसे कट करती है उसे ही हम क्या मान लेते हैं, इसका यील्ड पॉइंट, ठीक है। और FE 500 ये किसके लिए था, FE 400 के लिए, सॉरी FE 415 के लिए, और 500 के लिए भी क्या होगा, जहाँ पर ये कट करेगा उसे ही हम क्या मान लेते हैं, इसका यील्ड पॉइंट मान लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर FE 415 और 500 में कोई स्पेसिफाइड आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ओरिजिन से 0.2% के डिस्टेंस पे, ठीक है, 0.2% के डिस्टेंस पे या फिर 0.002 पे हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, इसके एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, और ये जहाँ पर इसे कट करती है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसका यील्ड पॉइंट मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर, हमने माइल्ड स्टील के बारे में देखा और थोड़ा सा समझा कि HYSD बार के लिए हम लोग कैसे इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको वीडियो में डाउट होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, वहाँ मैं आपको ज़्यादा अच्छे से आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।